नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एकांकी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एकांकी पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी, जो लिखी हुई है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। इसके एकांकीकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। माथुर जी एकांकी में बहुत ही चर्चित नाम है। इनकी जो तीन इनके बहुत ही चर्चित नाटक रहे हैं। सारदिया है, पहला राजा है, दशरथ नंदन है, इनके प्रमुख नाटक हैं। और एकांकी के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ही बड़ा नाम अर्जित किया है। इनकी एकांकियां परिवार और समाज से जुड़ी हुई रहती हैं। ये समाज और परिवार की समकालीन समस्याओं को उठाते हैं और उन पर व्यंग करते हैं। इसी प्रकार के व्यंग पर आधारित सामाजिक और परिवार से जुड़ी हुई एकांकी है रीढ़ की हड्डी, जो हमारे समाज की है, हमारे आसपास के परिवेश की है, जिसका हम हर प्रतिदिन, हर परिवार, हर व्यक्ति उसका अनुभव करता है, उसका सामना करता है। यह जो रीढ़ की हड्डी एकांकी है, इसमें कुछ समस्याएं उठाई गई हैं और रीढ़ की हड्डी की समस्या में है कि दहेज समस्या को इसमें बताया गया है, नारी शिक्षा पर प्रश्न उठाया गया है और वर पक्ष की संकुचित मानसिकता को इस एकांकी में स्पष्ट किया गया है कि आजकल की जो लड़कियां हैं, जब विवाह योग्य होती हैं तो जो माता पिता की जो समस्या है वो थोड़ी बढ़ने लगती है, क्योंकि उनके समकक्ष या तो उन्हें पढ़ा लिखा वर नहीं मिलता है, यदि मिलता है तो दहेज की समस्या आती है। दहेज की समस्या से निपटे तो फिर अन्य बहुत सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनमें जो वधू पक्ष है वह बहुत ही चिंता का, बहुत ही एक तरह से संकट का जीवन जीता है। दूसरी ओर वह युवती जिसका विवाह होने वाला है वह पढ़ी लिखी है, समझदार है, लेकिन जब जिससे विवाह होने जा रहा है वह क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे हैं, अच्छा परिवार है, लेकिन वे लड़की कैसी चाह रहे हैं, बिना पढ़ी लिखी चाह रहे हैं, जो उनका सामना नहीं कर सके, जो उनके गलतियों को नहीं बता सके, जो उनसे दब कर रहे, जो उनके प्रभाव में रहे, इस प्रकार की वो युक्ति की मांग करते हैं। तो इस समस्या को यहां रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले पात्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पात्र है सबसे पहले उमा। इस कहानी की प्रमुख पात्र है उमा, जिसका विवाह होने वाला है। रामस्वरूप जो है उमा के पिता हैं और प्रेमा उमा की मां है। रामस्वरूप जो है इसके पिता हैं और प्रेमा जो है इनकी मां है, उमा की। शंकर वह लड़का है जिसके साथ उमा का विवाह होने जा रहा है, जो इसको देखने आता है, उमा को देखने आता है शंकर। और गोपाल प्रसाद जो है शंकर के पिता हैं, लड़के के पिता हैं। और रतन जो है एक सामान्य सी छोटा सा पात्र है, वो उनका नौकर है। कहानी आरंभ होती है कि उमा जो है एक पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत ही सुशिक्षित युवती है। पढ़ाई के में उसकी बहुत गहरी रुचि है, अन्य सभी कार्यों में वह कुशल है और कुशल गृहिणी के समस्त गुण उसमें विद्यमान है। दूसरी ओर जो शंकर है, जो लड़का है, वह पढ़ा लिखा है और उसके जो पिता हैं वकील हैं, समाज के अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वह भी पढ़ा लिखा है और वह उमा को देखने के लिए आता है। अब यह गोपाल जो रामस्वरूप जी हैं, उमा के पिता हैं, इनकी सबसे बड़ी चिंता है कि भाई आज के युग में लड़की को ज्यादा यदि पढ़ा लिखा दिया जाए तो उसके समकक्ष लड़का नहीं मिलता है, और मिलता है तो लड़के वाले इतना दहेज मांगते हैं जिसे देने की स्थिति लड़की वाले की नहीं होती है। इसलिए बड़ी चिंता में है कि बहुत सारे रिश्ते देख लिए लेकिन कोई इनको नहीं बैठा। इसलिए आज जो लड़का देखने आ रहा है कि ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये रिश्ता बिल्कुल बैठ जाए, और इसके लिए उन्होंने उनसे, लड़के वालों से एक झूठ भी बोला है कि भाई जो हमारी लड़की है वो कम पढ़ी लिखी है। ये इनकी मांग है, शंकर उनके पिता की मांग है कि हमें भाई लड़की कम पढ़ी लिखी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक हो, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए लड़की, क्योंकि हमें उससे नौकरी नहीं करानी है, वो घर का ही कार्य करेगी। क्योंकि इनका मानना है क्योंकि जो पुरुष है वही कार्य करता हुआ सही लगता है, स्त्री घर से बाहर जाती हुई अच्छी नहीं लगती। ये इनकी उस संकुचित मानसिकता को यहां प्रदर्शित करता है। अब रामस्वरूप बड़ी चिंता में है, पिता, और वे इस बात को झूठ कहते हैं लड़के वालों से, भाई मेरी लड़की जो है पढ़ी लिखी नहीं है, घर के सारे कार्यों में कुशल है और वह बहुत ही समझदार लड़की है। इस बात को सुनकर शंकर और उसके पिता रामस्वरूप के घर, उमा के घर आते हैं।
रामस्वरूप जी जो है बड़े ही प्रतीक्षा में, बड़ी ही चिंता से उनकी आवभगत के लिए तैयार होते हैं। नौकर से कहते हैं कि भाई की सारी व्यवस्था की जाए। उनकी पत्नी जो है पत्नी से कहते हैं कि भाई की सारी व्यवस्था, किसी व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहे। हम नहीं चाहते कि ये रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाए। लड़का जो है पढ़ा लिखा है, बीएससी कर रखी है, बीएससी किए हुए है, मेडिकल कॉलेज में अब अपनी आगे की पढ़ाई कर रहा है। अब तो ये बड़ी चिंता में है, लड़की के पिता है तो चिंतित होना स्वाभाविक है। अब शंकर और उसके पिता दोनों उमा के घर आते हैं और उनके बीच वार्तालाप आरंभ होती है। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद जी के बीच वार्तालाप आरंभ होती है और इनकी बातों से लगता है कि परिचय पूछा जाता है रामस्वरूप के द्वारा शंकर का कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि भाई कि मेरी अब पढ़ाई खत्म होने वाली है, तो कितने दिनों में आपका कोर्स पूरा होगा। तो शंकर कहता है कि भाई कि लगभग 2-3 साल में मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा। लेकिन जो शंकर है वह थोड़ा झुका हुआ है, अर्थात उसकी रीढ़ की हड्डी में क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा झुककर बैठता है, झुककर चलता है इस प्रकार से, और बहुत चतुरता से युक्त है, चातुर्यता से युक्त है, और उसमें समझदारी का भाव कुछ कम दिखाई देता है। दोनों गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप जी में दोनों में वार्तालाप चल रही है और ये बात कर रहे हैं कि भाई कि हाँ भाई हमें भाई ज्यादा ऐसी पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए और हमारी यही मांग है कि भाई कि हम लड़की ऐसी होनी चाहिए जो सभी कार्यों में क्या हो, कुशल हो, गाने बजाने में, सिलाई में। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है गोपाल प्रसाद जी की लड़की के पक्ष की कि लड़की का सुंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि लड़की चाहे सुंदरता, अब चाहे उसकी कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, कैसी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाहे वो बाहरी प्रसाधन से सौंदर्य दिखे, लेकिन लड़की का सुंदर होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि ये लड़के वाले मांगते हैं कि जो इनके पक्ष की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि भाई की लड़की सुंदर होनी चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार से हो। अब दोनों के मध्य बातचीत चलती है और शंकर और गोपाल प्रसाद दोनों ही थोड़े अभिमान में भरकर बैठे हुए हैं। अब इनके सामने उमा आती है और उमा से वार्तालाप करना आरंभ करते हैं। अब ये देखते हैं कि जब उमा आती है तो उमा के चश्मा लगा हुआ है और चश्मे को देखकर ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह जाते हैं शंकर, लड़का और लड़के के पिता की, भाई कि आप तो कह रहे थे कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये चश्मा क्यों। तो इनके पिता कहते हैं उमा के कि भाई की इसकी आंख जो है वो उस बात को दबाने का प्रयास करते हैं कि भाई कुछ समय पहले, अभी कुछ दिनों से इसकी जो आंख है, आंखों में कुछ परेशानी हो रही है, इसलिए इसने चश्मा लगा रखा है, बाकी की ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उमा इस बात को सुनती रहती है, चुपचाप इस बात को, इस स्थिति को सहन करती है। उसे बैठने के लिए कहा जाता है, उमा एक जगह बैठ जाती है और गोपाल प्रसाद लड़की के पिता कहते हैं कि भाई ऐसा करो, कुछ गा के बताओ। तो मैं बहुत ही सुंदर कंठ से, एक बहुत ही मधुर आवाज में एक सुंदर भजन सुनाती है। गोपाल प्रसाद जी को भजन बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। उसे चला कर देखा जाता है, इधर उधर देखा जाता है और उससे फिर पूछी जाती है बात की भाई कि अब आप कुछ बात की जाती है कि बताओ अब तुम्हारी इच्छा क्या है। तो उमा जो बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक लड़की है, वह कहती है कि मैं अपनी इच्छा क्या बताऊं, क्योंकि जब कुर्सी मेज जब बेची जाती है तो उनसे पूछा नहीं जाता, उन्हें खरीदार जो है उन्हें ले जाता है। यह बात सुनकर दोनों जो लड़के और लड़की के पिता है दोनों आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई ये लड़की तो बोल रही है, पढ़ी लिखी है तो शायद। तो वह कहती है कि भाई कि इसमें मेरा क्या मूल्य है कि तुमने मेरा मूल्य लगा दिया है और ये मुझे खरीदने आए हैं, तो मेरा कोई महत्व ही नहीं है। अब पहले तो ये बताइए कि जो तुम मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, क्या ये सारी स्थितियां तुम्हारे लड़के पर सही उचित बैठ रही हैं? ये आपका लड़का किस स्थिति का है मैं जानती हूं। अभी कुछ समय पहले ये गर्ल्स हॉस्टल में, ये जो लड़का है शंकर, गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों से छेड़खानी करते हुए वहां पर पकड़ा गया था, पीटा गया था, नौकरानी के पैर पड़ रहा था और वहां पर ऐसी स्थिति हुई थी जहां पर मैंने देखा है कि इसको बहुत सारे लोगों ने डांट फटकार कर वहां से भगाया था। तो पहले तो ये देखिए कि आपके लड़के में जो आप गुण लड़की में देखने जा रहे हो कि वो गुण आपके लड़के में उन गुणों के योग्य आपका लड़का है या नहीं है। कि और वह स्पष्ट कहती है कि मैं पढ़ी लिखी हूं, मैंने बीए किया हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, और बीए करने के साथ साथ इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैंने पढ़ाई की है। लेकिन आपके लड़के को देखिए कि उसकी बैकबोन है या नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं है, अर्थात वह कुछ अस्तित्व रखता है या नहीं है। क्योंकि वह काफी सालों से एक कोर्स को कर रहा है लेकिन अब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है।
साथ ही वे आकांक्षा कर रहे हैं कि हमें लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। तो क्या सुंदरता और कम पढ़ी लिखी का यह सामंजस्य आपका जो लड़का है शंकर, वह इस स्थिति को सहन करने योग्य है? क्या इसके योग्य है? गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों ही इस बात को सुनकर वहां से खड़े होते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है, और वह स्थिति को भांप कर वहां से चल देते हैं। इसके साथ ही रामस्वरूप जो है वे लड़की के पिता हैं, चिंता में से ग्रस्त थे और अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं, और इस प्रकार से यह एकांकी समाप्त होती है। इस एकांकी का जो कथानक है वह इस प्रकार का है कि हमारे समाज की जो यह अव्यवस्थाएं हैं, जहां पर लड़की को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता है, वर पक्ष की जो चिंता है वह लड़की के पिता को रात दिन सताती रहती है। इस बात की ओर इशारा किया गया है कि दहेज की जो समस्या है वह हमारे समाज की बहुत बड़ी और विकट समस्या है, जिसका सामना हमको किसी न किसी रूप में अब निकालने की आवश्यकता हो गई है। यहां स्थिति क्या बताई गई है? प्रेमा जो है एक बहुत ही कह सकते हैं सशक्त चरित्र के रूप में हमारे सामने आती है। दूसरी ओर जो उसको देखने आया हुआ जो लड़का है शंकर, उसकी स्थिति कैसी है? झुका हुआ है, और उसमें ऐसे कोई गुण नहीं है जो वह लड़की से उन गुणों की आकांक्षा कर सके। गोपाल प्रसाद लोभी हैं, दहेज के लोभी हैं, बाहरी संस्कृति में दिखावा करने का प्रयास करते हैं, खुद पढ़े लिखे अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन लड़की उन्हें कम पढ़ी लिखी चाहिए, जिससे कि वह उनके प्रभाव को कम नहीं कर सके, उनके दबाव में रह सके, उनकी बातों को अस्वीकार नहीं कर सके। तो यहां कुछ प्रश्न उठाए गए हैं इस एकांकी के माध्यम से। वो प्रश्न क्या है? इस एकांकी में कौन सी समस्या है? दहेज की समस्या को बताया गया है कि दहेज की समस्या के कारण जो वधु पक्ष के जो है, लड़की पक्ष का जो स्थिति है वह सदैव चिंता से ग्रस्त, चिंतातुर बनी रहती है। नारी शिक्षा पर प्रश्न उठाया गया है कि आज के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या है, नारी को क्या आज भी क्या दबा कर रखना चाहते हैं, वो नारी शिक्षा को ज्यादा महत्व देना नहीं चाहते। तो यहां लेखक एकांकीकार कहते हैं कि नारी को शिक्षा का उतना ही अधिकार है जितना कि लड़के को है। वर पक्ष की संकुचित मानसिकता को यहां स्पष्ट किया गया है कि वर पक्ष की संकुचित मानसिकता कैसी है कि वह अपने लड़के में चाहे गुण हो या नहीं हो, लेकिन वह गुणवान लड़की चाहते हैं, सुंदर लड़की चाहते हैं, पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, उनमें समस्त गुण देखते हैं, लेकिन वे अपने लड़के की ओर बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं जाता है। तो यहां जो एकांकी है इसमें ये स्थितियां बताई गई हैं जो हमारे सामने स्पष्ट होती है। दहेज की समस्या है, नारी शिक्षा का प्रश्न है, और वर पक्ष की संकुचित मानसिकता को यहां बताया गया है। दूसरी ओर देखें तो ये इसके पात्र हम दोबारा देख लेते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी हुई है। ये इसके पात्र हैं, ये इसकी मूल भाव है एकांकी का। और अब हमारे सामने आता है कि जो एकांकी का प्रमुख चरित्र है उमा, उसकी चारित्रिक विशेषताएं किस प्रकार की हैं, कौन कौन सी उसकी चारित्रिक विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। तो उसकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। कौन कौन सी विशेषता हमारे सामने आती है? कैसी है वह? पढ़ी लिखी है, समझदार युक्ति है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। तो पढ़ी लिखी समझदार युक्ति है। समझदार है, अपने अधिकारों के प्रति जागृत है, जागरूक है। कुशल युक्ति है, अर्थात वह सभी कार्यों में कुशल है, गाने में या अन्य कार्यों में वह कुशल है। कैसी है? कुशाग्र बुद्धि है, पढ़ी लिखी है, आधुनिक सोच की लड़की है, आधुनिक सोच वाली, ठीक है, और संवेदनशील है। ये कुछ गुण, कुछ विशेषताएं हमें किसमें? उमा के चरित्र में दिखाई देती है। कैसी है? पढ़ी लिखी है, समझदार है, अधिकारों के प्रति जागृत है, कुशल युक्ति है,
कुशाग्र बुद्धि वाली है, आधुनिक सोच वाली है और असंवेदनशील है। तो ये कुछ गुण हमें उमा के चरित्र में दिखाई देते हैं। एकांकी के तत्वों के आधार पर यदि हम देखें तो कथानक क्या है, परिवार से जुड़ा हुआ है, सामाजिक कथानक है, जिसमें एक लड़की के विवाह का प्रश्न है। पात्र कैसे हैं, पात्र में चरित्र चित्रण कैसे हैं, पात्रों का हम वर्णन कर चुके हैं। चरित्र चित्रण कैसा है कि किस प्रकार के चरित्र में उनका वर्णन हुआ है। भाषा कैसी है, पात्रानुकूल है। अब आगे देखें हम तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है समाज में से इस दहेज प्रथा की, इस संकुचित मानसिकता के इस दृष्टिकोण को दूर करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। तो इस प्रकार से एकांकी के तत्वों के आधार पर भी हम इसकी तुलना कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं। अब यह एकांकी यहां समाप्त होती है और अब अगली क्लास में हम अगली एकांकी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।